हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम आज हमारे इस एक सेशन में करने वाले हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस साइकिल का चैप्टर। इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे आज के इस एक सेशन में। सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मुनीश शुरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट। एंड दोस्तों, मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सीए इंटर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपको आगे पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आप जो है हमारे ये सुपर चार्ट बुक जो मैं यूज करूंगा अभी आपको पढ़ाने के लिए, ये आप अभी mvsir.in से ले सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स को अब समय वैसे कम है तो आप ई बुक इसका ले सकते हैं। तो ई बुक का एक्सेस जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं तुरंत आपके मेल पे डिटेल्स आती है कि कैसे आप ई बुक को हमारे एक्सेस कर सकते हैं। यस, लेकिन अगर आपके एग्जाम को समझो अगर समय है, आप आगे के अटेम्प्ट्स के लिए सेशन देख रहे हैं, तो आप प्रिंटेड बुक भी ले सकते हैं mvsir.in से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसमें माइक्रो माइक्रो दोनों के पूरे टॉपिक्स इस पे कवर्ड है, राइट। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। इसमें हमारे सारे अपडेट्स आते हैं क्लासेस के बारे में, तो जरूर ज्वाइन करें। या तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @CAMVSir। ठीक है, ओके, डन 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 डन। तो मैंने जो है आपको, वैसे तो हमने अलग से 12 आवर्स का मैराथन डाला था माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। यस, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे एक्चुअली ये सारे चैप्टर हो गए। तो इसलिए मैं उसमें से ही पार्ट निकाल के बिजनेस साइकिल वाला जो है पार्ट, वो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको चैप्टर वाइज भी रिवीजन दिख जाए। यस, बाकी हमने चैप्टर 6 चैप्टर 7 के भी बुलेट रिवीजन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, आगे के सेशंस भी आते रहेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, सुपर चार्ट बुक हो या एमसीक्यू कंपाइलर हो, जबरदस्त आपके प्रैक्टिस के लिए आप ये mvsir.in से ई बुक फॉर्म में ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर को निपटाएंगे। मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं, जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूँ ना, तो हम सबसे पहले याद करते हैं हमारे, क्या बताओ, हमारे जगास, है ना, हमारे अनिल कपूर जी को। तो अनिल कपूर जी की एक मूवी है ना, मिस्टर इंडिया। उसमें उनके पास एक वॉच रहती है। वो वॉच में जैसे ही वो टच करते हैं ना बटन को, तो गायब हो जाते हो, है ना। उसको बोलते हैं मिस्टर इंडिया की वॉच रहती है, ठीक है। तो उसमें गाना है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, ओ जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। देखिए, बोलते हैं जिंदगी की यही रीत है, क्या बताइए, हार के बाद ही जीत है। बोलते हैं जैसे हमारी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्या कभी ऐसा होगा कि हमारी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होते जाए, अच्छा ही अच्छा होते जाए? बोले नहीं, उतार चढ़ाव तो लाइफ का, क्या बताए, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वैसे ही बोलते हैं कंट्री के जीडीपी में भी क्या होता है, एक कंट्री के जीडीपी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ऐसा होता नहीं कि कंट्री का जीडीपी बस बढ़ते जाएगा या गिरते जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो इसमें ये जो उतार चढ़ाव है, ये चलते रहते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या बताइए, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्या हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, बताइए, हमारे बिजनेस साइकिल की। चलिए जल्दी से देखेंगे व्हाट इज बिजनेस साइकिल। बोलते हैं द रिदमिक, है ना, एक रिदम में ऐसा चल रहा है ना, द रिदमिक फ्लक्चुएशंस, है ना, द रिदमिक फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स, है ना। हम बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी बोल सकते हैं, याद रखें। नेक्स्ट, सो बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स। बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या, ट्रेड साइकिल्स में कुछ, देयर कैन बी पीरियड ऑफ गुड ट्रेड, देयर कैन बी पीरियड ऑफ बैड ट्रेड्स। पीरियड ऑफ गुड ट्रेड क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, है ना। पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेजेस, ठीक है। तो, है ना, तो सुनेंगे ध्यान से। बोलते हैं कि जब हमारा गुड ट्रेड का समय आता है ना, इसको बोलते हैं एक्सपांशन। बैड ट्रेड का जो समय होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें सारी चीजें हमारी नेगेटिव वे में जाती हैं, ठीक है ना। ओके, बोलते हैं बिजनेस साइकिल ना ये बार बार होंगे, लेकिन रेगुलर इंटरवल में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर बार सेम लेंथ होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। सो बोलते हैं इसमें 4 फेजेस है टोटल, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। एक्सपांशन को बूम या अपस्विंग भी बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने ना इसको भी बूम लिखा है, ठीक है ना, पर बूम ज्यादा सही है एक्सपांशन के लिए, तो बूम एक्सपांशन के लिए यूज करें। पीक को प्रॉस्पेरिटी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को डाउन स्विंग या रिसेशन, एंड ट्रफ को डिप्रेशन, है ना। तो जब हमारे कंट्री में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे कंट्री में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, उसे जीडीपी बोलते हैं। ओके, हमारे कंट्री में जब जीडीपी का वैल्यू बढ़ता है इकोनॉमी में, इसे बोलते हैं एक्सपांशन स्टेज।
बढ़ते 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 एक पॉइंट के बाद जब एक स्टेबलाइज हो जाता है वैल्यू, इसको बोलते हैं पीक स्टेज पहुंचना। और फिर इसके बाद जब जीडीपी का वैल्यू गिरता है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। जब लोएस्ट पॉइंट टच होता है हमारा इकोनॉमी का, हमारे जीडीपी का वैल्यू का लोएस्ट पॉइंट टच होता है, इसे बोलते हैं ट्रफ, है ना, या डिप्रेशन। और फिर यहां से वापस से क्या होती है, रिकवरी होती है इकोनॉमी में, और वापस से बेटा आता है एक्सपांशन का स्टेज। एमसीक्यू आता है कि यहाँ पे हम पीक्स को और ट्रफ को क्या बोलते हैं, बोलते हैं पीक्स एंड ट्रफ को बेटा हम कलेक्टिवली बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या बोलते हैं इनको, हम इनको कलेक्टिवली बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। इस पे एमसीक्यू आते हैं क्योंकि यहाँ से टर्न लेता है बिजनेस साइकिल, इसलिए, है ना। आगे बोलता है सर एक्सपांशन स्टेज में क्या क्या होता है, बोलते हैं एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे नेशनल आउटपुट बढ़ता है, जहाँ पे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का वैल्यू बढ़ता है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो ओनर है कंपनी का वो खुद तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं, तो लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगी, है ना। तो लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगी क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इनकम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे बताओ, खर्चा करेंगे किस पे, गुड सर्विसेज पे। तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ होता है ये, एक्सपांशन में। अच्छा, जब एग्रीगेट डिमांड पूरे इकोनॉमी का बढ़ रहा है तो क्या होगा, अब लोग जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, मतलब कि जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग होते हैं, घरगुती लोग जो है, वो अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए चीजें ज्यादा खरीदेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, मतलब कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, और मशीनरी खरीदेंगे, ताकि प्रोडक्शन और बढ़ा सके। बोलते हैं इंक्रीज इन सेल्स प्रॉफिट राइजिंग स्टॉक प्राइसेस एंड बैंक क्रेडिट। बोलते हैं कि सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ती है, और बैंक से हम ज्यादा लोन लेते हैं क्योंकि हमें और एसेट्स खरीदने हैं और प्रोडक्शन बढ़ाना है, और इससे क्या होगा, वापस से प्रोडक्शन बढ़ेगा। और ये पूरा चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है। बोले कब तक चलते रहेगा ये एक्सपेंशन में, बोले ये तब तक चलते रहता है जब तक हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो जाता, तब तक। ठीक है, आगे बढ़े अगली बात। अब एक सवाल आया था बेटा हमारे पिछले एग्जाम में कि कौन से स्टेज में होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो। याद रखेंगे कौन से स्टेज में हमारे कौन से स्टेज में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, मुझे बताइए। बोलते हैं ये होता है कहां पे, एक्सपांशन स्टेज में। तो दो प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है कि हमको जॉब मिल रही है लेकिन हमको करना नहीं है, ये होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हमको जॉब करनी है पर मिल नहीं रही, तो ये तो बहुत बुरी चीज होती है। बोले ये चीज एक्सपांशन में नहीं होती, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। बोलते हैं फिर भी कुछ बेरोजगारी इकोनॉमी में हो सकती है एक्सपांशन में, जो या तो फ्रिक्शनल हो सकती है या स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब हम जॉब चेंज करते हैं, समझो मैं कोई पुरानी कंपनी में था, अब हम नए कंपनी में जब शिफ्ट होंगे तो बीच में 2-3 महीने के लिए हम जॉब जब ढूंढते हैं तब कोई जॉब होती नहीं हमारे पास, वो 2-3 महीने के लिए जो हम अनएम्प्लॉयड है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलते हैं जब हमारे इकोनॉमी में स्किल्स का मिसमैच होता है, जब हमारे इकोनॉमी में क्या होता है, स्किल्स का मिसमैच, मतलब कंपनी को जो स्किल्स चाहिए वो सामने वाले बंदे में है ही नहीं, तो कंपनी जॉब देना चाहती है पर सामने वाला ढोकला है, उसको कुछ जमी नहीं रहा, तो उसको जॉब कैसे देंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें इकोनॉमी की गलती नहीं है, लोग ढोकले यहाँ पे, इससे ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट ये होता है एक्सपांशन स्टेज। बोलता है एक्सपांशन जो ग्रोथ रेट, जो एक्सपांशन में ग्रोथ होती है ना, एक पॉइंट के बाद इवेंचुअली ये जो ग्रोथ है ना, वो इवेंचुअली होती है स्टेबलाइज, और हमारा रीच होता है पीक स्टेज। बोलते हैं ग्रोथ रेट इन द एक्सपांशन स्टेज इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीचेस इट्स पीक। बोलते हैं पीक होता है टॉप या था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। याद रखेंगे, एमसीक्यू आ सकता है। बोलते हैं सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ये लिखा है पीक के अंदर, लेकिन ये जो लाइनें है ना, ये है एक्सपेंशन की। बोलते हैं इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कि वो यहां की बात कर रहा है। ये है बेटा लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन। बोलता है, प्लीज ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। बोलता है एट द लेटर स्टेजेस ऑफ या इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है ना, बोलते हैं इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज देयर शॉर्ट ऑफ द डिमांड एंड देयरफॉर इनपुट प्राइसेस इंक्रीज। ये क्या बोलना चाह रहा है, कुछ भी झेप नहीं रहा। बोलते हैं क्या होता है एक्सपेंशन में ना, सबका सेल बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा, तो मार्केट में ना और नए सेलर्स आते हैं, क्योंकि बाकी सबको देखते हैं अरे वाह इतना सेल हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो, चलो चलो हम भी बिजनेस करते हैं। तो हर प्रोडक्ट को बनाने वाले सेलर बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे इनपुट की डिमांड बढ़ जाती है। समझो कपड़े का बिजनेस बहुत चल रहा है, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे कपड़े के बिजनेस में। अब कपड़ा बनाने के लिए जो इनपुट लगेगा उसका डिमांड एकदम से बढ़ जाएगा, पर इतना कपड़ा बनना भी तो चाहिए ना, इतना कपड़ा सप्लाई भी तो होना चाहिए।
तो क्या हुआ कि इनपुट्स इतने ज्यादा सेलर बढ़ गए कि इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर शॉर्ट ऑफ द डिमांड एंड देयरफॉर इनपुट प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती हैं। अब अगर कपड़े, ये जैसे शर्ट बनाने का जो क्लॉथ है, अगर वही महंगा हो जाएगा तो ये शर्ट भी महंगा हो जाएगा। तो अगर इनपुट महंगा होता है तो आउटपुट भी महंगा होगा। हमारे इकोनॉमी में जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स होते हैं, जैसे सैलरी वाले जो एक फिक्स सैलरी कमाते हैं हर महीने, वो उनका ना हर महीने सेट रहता है कि देखो महीने का 30,000 की तनख्वाह है, हम इसमें 25,000 खर्चा करेंगे और 5,000 सेव करेंगे। अब पता चला कि जब आउटपुट की प्राइसेस भी बढ़ गई, मतलब धीरे धीरे सारी चीजें महंगी हो रही है, अब 30,000 की तनख्वाह है और खर्चा हो रहा है 29,000 का, तो अब उनको डर लगना चालू हो जाता है कि यार हमारे ऊपर तो बहुत अब प्रेशर आ रहा है, हम ज़्यादा पैसों की सेविंग तो कर ही नहीं पा रहे। चलो चलो एक काम करते हैं, हम जो पहले इतना ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे थे, हम जब पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे थे, सेल इतना बढ़ रहा था हमारे कंट्री में, एक काम करो भैया, अब चेक करो हम कहाँ कहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। बोले हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग अब बढ़ चुका है, चीजें बहुत महंगी हो गई, जिंदगी जीना महंगा हो गया है, क्योंकि अभी बेसिक चीजें खरीदने में भी बहुत खर्चा हो जा रहा है। इसके वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया किसके ऊपर, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स के ऊपर। एंड अब क्या करेंगे, वो रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे, दे विल रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग एंड ड्यूरेबल गुड्स। वो रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे वो लोग बताओ, वो रिव्यू करेंगे कि हम अब कौन से खर्चों को कम कर सकते हैं। तो पहले जो धनाधन अंधाधुंध खर्चा हो रहा था इकोनॉमी में, अब वो धीरे धीरे आके क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बोलता है ये कहां हो रहा है ये सारी चीजें, इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन। तो आपको एमसीक्यू आएगा, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग कहां होता है, एक्सपेंशन स्टेज में। आपको पूछेगा हम कहां रिव्यू करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, बताओ एक्सपेंशन स्टेज में। अब बोलेगा एंड द एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स, स्टैग्नेट मतलब थम जाना, रुक जाना। बोलते हैं कौन से स्टेज में, कौन से फेज ऑफ बिजनेस साइकिल में एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट हो जाती है, याद रखेंगे पीक में। बोलते हैं पीक इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन एंड व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड द क्या बताइए, वेयर इट विल स्टेबलाइज। उसके बाद पीक के बाद क्या होता है, अब हमारा जीडीपी का वैल्यू गिरना चालू हो जाता है इकोनॉमी में। समझ में आ रही बातें, बताइए, कम ऑन फास्ट, डन है। फिर बात आती है क्या बताइए, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। कॉन्ट्रैक्शन को हम डाउन स्विंग या रिसेशन भी बोल सकते हैं। बोलते देखो क्या हुआ कि जब एकदम से अब लोगों ने चीजों को खरीदना कम कर दिया ना, बोलते हैं ये एकदम से ना प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आता। प्रोड्यूसर ना अभी भी, जो सेलर्स हैं वो अभी भी अपने ये एक्सपांशन वाले मूड में है। अरे उनको कोई मैसेज थोड़ी ना आएगा, मोदी जी मैसेज करेंगे मित्रों आपका अभी पीक एक्सपांशन स्टेज खत्म हो चुका है, अब ना कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, तो मित्रों अपने प्रोडक्शन को कम कीजिए। ऐसा क्या मैसेज आएगा क्या, कोई मुझे बताइए, ऐसा कोई मैसेज तो आएगा नहीं। तो फिर क्या होगा, बोले प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आता है, प्रोड्यूसर्स को समझ में नहीं आता कि डिमांड कम हो गई, वो तो अपने ही मजे में वो धनाधन प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे, क्योंकि इतना सेल बढ़ रहा था पास्ट में। पर धीरे धीरे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच देखने को मिलता है। पता चलता है कि सप्लाई तो धनाधन बढ़ते जा रहा है पर लोग तो उतने खरीदने आ ही नहीं रहे हैं। अब उनको झेपता, अरे यार तो गड़बड़ हो गई। बोलते हैं प्रोड्यूसर्स नाउ बीइंग अवेयर ऑफ द अबव दे रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान। बोलते हैं काम करो, अरे रुको, वो जो 10 मशीनरी एक्स्ट्रा मशीनरी का ऑर्डर दिया था ना यार, पहले उसको कॉल करके कैंसिल करवाओ यार। हैं हमने जो वो एक क्या बताइए एक्स्ट्रा लेबरर्स को बुलाने वाले थे, रॉ मटेरियल लाने वाले थे, यार सारे ऑर्डर कैंसिल करो, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा माल एक्स्ट्रा का पड़ा हुआ है और प्रोडक्शन नहीं कर सकते भैया, सारे ऑर्डर कैंसिल करो। बोलते दिस, अब देखो तुमने जहां से तुम मशीनरी खरीदने वाले थे, तुमने मशीनरी वाले को कॉल किया भैया 10 मशीन का ऑर्डर कैंसिल। अब मशीनरी वालों जो था उसको भी दिक्कत हो गई, क्योंकि उसका सेल अब कैंसिल कर दिया ना आपने। अब वो भी जहां से मशीनरी बना रहा होगा उसको बोलेंगे अरे भैया अब तुमसे स्पेयर पार्ट नहीं चाहिए, हम ऑर्डर कैंसिल। मतलब धीरे धीरे पूरे इकोनॉमी में दनादन सब लोग ऑर्डर कैंसिल करते जा रहे हैं, डिमांड कम होते जा रही है, सेल कम होते जा रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। अब याद रखें, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन में फर्क क्या है। अगर इंस्टीट्यूट पूछता है रुकिए, अगर इंस्टीट्यूट अगर इंस्टीट्यूट बेटा पूछता है, क्या पूछता है कि डिक्लाइन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ये क्या है, बोलेंगे इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आपको बोला डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा बोला तो ये होता है रिसेशन, याद रखेंगे। तो मतलब अगर ये लाइन आया इसके साथ तो रिसेशन, अगर ये लाइन नहीं दी है तो सिर्फ इतना बोला है डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका टेक्निकल या लॉजिकल बात ये होती है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज, जब जीडीपी की वैल्यू गिरती है 2 और मोर क्वार्टर के लिए, क्वार्टर मतलब 3 महीने,
तो अगर कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज 6 महीने या उससे ज्यादा है ना, 2 और मोर क्वार्टर्स, मतलब 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए कॉन्ट्रैक्शन स्टेज चलता है ना, तो बोलते हैं कि इकोनॉमी रिसेशन में आज आ गई है, राइट। तो अगर बोला डिक्लाइन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन, बोलेंगे डिक्लाइन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बोलेंगे रिसेशन। इसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत गड़बड़ की है, बहुत से लोग भी इसको गड़बड़ तरीके से पढ़ते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बोलते हैं कि अब धीरे धीरे क्या होगा, इनपुट का डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि अब हमको प्रोडक्शन ज़्यादा बनाना ही नहीं है, हमको ज़्यादा गुड सर्विस बनाने नहीं, तो इनपुट का डिमांड कम, तो इनपुट प्राइसेस गिरना चालू हो जाएगी। अच्छा, लोगों को जॉब से निकालना चालू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा का प्रोडक्शन होकर रखा है, तो लोगों को जॉब से निकालेंगे, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो क्या होगा, लोग जो है चीज़ों को खरीदेंगे ही नहीं। अच्छा, प्रोड्यूसर जो है ना, सेलर है, वो सेलर्स जो है बोलेंगे यार एक काम करो ना, एक काम करो डिस्काउंट लेके आओ, बोले 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। कंज्यूमर बोलेंगे अच्छा बेटा अभी डिस्काउंट दे रहा है तू, रुक अभी भी नहीं लूंगा, और डिस्काउंट दे फिर सोचूंगा। बोले बोले प्रोड्यूसर्स या सेलर्स इन विल लोअर देयर प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंटरी। अरे भैया जो इतना माल पड़ा है कुछ तो बिके, अरे कुछ तो पैसा आए भैया, डिस्काउंट में बेचो पर कुछ तो बिके। ये लोग जो है डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, कंज्यूमर बोलते हैं नहीं 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 अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार, ऐसा बोलते हैं। कंज्यूमर एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइस, बोलते हैं तुम प्राइस कम किया ना और होगा ना, हम तब बोलेंगे कोई जल्दी नहीं हमको, करो करो आराम से करो करो। बोलते हैं दे पोस्टपोन देयर परचेज, मतलब प्रोड्यूसर्स की जिंदगी और कठिन हो जाती है, धीरे धीरे एग्रीगेट डिमांड और गिरता है, डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप बहुत बढ़ जाता है, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है, अब डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि डिमांड कम होते जा रहा है, सप्लाई बढ़ नहीं रहा, सप्लाई जितना है उतना ही है, पर डिमांड कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में गैप बहुत बढ़ रहा है। इससे रिसेशन और खतरनाक और सीवियर होता है। बिजनेस फर्म्स पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, फ्यूचर के लिए नेगेटिव सोचते हैं कि यार अब तो सब, अब जान दो यार इतना टाइम हो गया, डिस्काउंट मिला रहे हो फिर भी नहीं बिक रहा यार, अब तो सेल गिरेगा ही, अब तो प्रॉफिट गिरेगा ही, है ना यार, एक काम करो इन्वेस्टमेंट कम करो, बिजनेस प्रोडक्शन कम करो यार, और जितने भी है ना एम्प्लॉयज यार जितना कम कर सकते करो यार, है ना। बैंक वाले बोलेंगे ए सुनना, ए ऑर्गेनाइजेशन सुनना रे, लोन लेता क्या, अरे देखो कम रेट में देते हैं लोन, अरे लोन लेना है लोन ले ले, अरे ढोकले लोन होना ही नहीं मेरे को प्रोडक्शन करना ही नहीं है, मशीनरी होना है, हमको एसेट ही नहीं खरीदना, हम काय को लोन ले तुमसे हैं। बैंक लोन भी डिक्रीज है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एट इट्स लोएस्ट एंड स्टॉक प्राइसेस फॉल, है ना। मार्केट में कंपनीज का स्टॉक प्राइसेस गिरना चलेगा, क्यों, अरे भैया माल ही नहीं बिकेगा, है, मतलब देखो माल नहीं बिकेगा इसका मतलब ये नहीं कि एकदम जीरो हो गया, पहले के कंपेरिजन में बहुत कम सेल हो रहा है, ऐसा समझो आप। कभी भी कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता कि सेल जीरो हो गया, सेल जीरो नहीं होता है, मतलब यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है सेल, ऐसा समझो आप, ठीक है ना। तो धीरे धीरे मार्केट में भी लोग बोलते हैं कि यार अब तो कंपनी ज्यादा काम कर ही नहीं रही है, ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रही है, तो भैया शेयर बेचो निकल लो। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में शेयर बेचना चालू कर देते हैं, जिससे प्राइसेस गिरना चालू हो जाती है शेयर्स की, ठीक है। ये सब कहाँ होता है, कॉन्ट्रैक्शन में। फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाती है, ट्रफ में या डिप्रेशन में, ये होता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द बिजनेस साइकिल। बोलते हैं कि एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू है, ठीक है ना, कौन से स्टेज में ग्रोथ रेट जो है ना नेगेटिव हो जाता है, कौन से स्टेज में ग्रोथ रेट जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। बोलते हैं ट्रफ में होता है, डिप्रेशन में ऐसा होता है। तो एमसीक्यू आता है, इन विच स्टेज द ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, बताइए कहाँ पे, यस हमारे डिप्रेशन स्टेज में। बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस, प्राइसेस आर एट इट्स लोएस्ट, प्राइसेस बहुत कम हो गए चीज़ों के, फिर भी लोग नहीं ले रहे, तो बहुत सारे कंपनीज को तो शट डाउन करना पड़ता है कि भैया अब तो कंपनी बंद ही कर देते क्योंकि अब तो सेल ही नहीं हो रहा। इट लीड्स टू माउंटिंग मतलब बढ़ते जा रहा है, माउंटिंग मतलब बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है ना, विच लीव्स कंज्यूमर्स विद वेरी लिटिल इनकम। एमसीक्यू आता है अगेन, a typical feature of depression is what, fall in the interest rates, a typical feature of depression is what, is a fall in interest rates। बोलते हैं ये एमसीक्यू आता है, typical feature of depression is dash in interest rates, is a fall in interest rates। बोलते हैं बैंक वाले इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं कि यार आ जाओ लोन लेके चले जाओ, पर बैंक वाले जब इंटरेस्ट कम करते हैं ना, देखो अगर बैंक वाला लोन पे इंटरेस्ट कम देगा तो जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में उनको भी तो ये अब कम रेट पे देगा, मतलब जैसे समझो तुमने पहले एफडी बनाई थी 6% पे, अब अगर नया एफडी बनाओगे ना तो 3% देगा बैंक। आप समझो बात कि अगर बैंक वाले जब लोन बांट रहे हैं तो सामने लोन वालों से अगर रेट कम लेंगे इंटरेस्ट, तो फिर तुमको भी जो डिपॉजिटर होंगे उनको भी इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो धीरे धीरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करने का कोई फायदा ही नहीं बचेगा, क्योंकि बैंक वाले ज्यादा इंटरेस्ट हमको देंगे नहीं।
सो पीपल्स डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी विल इंक्रीज। लोग बोलेंगे छोड़ो बैंक को यार, पैसा हाथ में ही रखो, कैश को, मैं काय को बैंक में इन्वेस्ट करना है, बैंक वाले तो कुछ ज्यादा हमको दे ही नहीं रहे रेट, भैया कैश में रखो पैसा। डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट, बैंक ने इतना कम इंटरेस्ट रेट लिया है फिर भी लोग जो है पैसा नहीं उठा रहे बैंक से, बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि सब लोग बहुत पेसिमिस्टिक हो गए, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस हैज फॉलन, है ना। बैंकिंग या फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है इस केस में। ये क्या होता है बोलते हैं कि हमने जिन लोगों को लोन बांटा, बैंक ने जिन लोगों को लोन बांटा, वो पैसा वापस दे नहीं रहे और डिपॉजिटर्स आ रहे हैं सब लोग कि हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। बैंक बोल रहा है अरे भैया, अरे आपका पैसा ही तो लोन पे दिया था, वो लोग वापस नहीं दे रहे तो आपको कहां से वापस दूंगा। इसको बोलते हैं बैंकिंग क्राइसिस। बताओ है आगे बोलते हैं इंडस्ट्रीज स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी। मतलब कि हमारी कैपेसिटी है 5000 मशीनरी बनाने की, पर हम बना रहे हैं सिर्फ 500 मशीनरी, क्योंकि मशीनरी खरीदने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है, आइडल कैपेसिटी पड़ी है, और बहुत सारी कंपनीज बेटा बैंकरप्ट हो जाती है या लिक्विडेट एसेट वैसेट बेचकर कंपनी को बंद कर डालते हैं। कहाँ पे? इस डिप्रेशन स्टेज में। लेकिन सारी कंपनीज नहीं होती ऐसी, कुछ कंपनीज जो बिल्कुल नहीं सहन कर पाती डिप्रेशन स्टेज को, बंद हो जाती है, लेकिन बहुत सी चालू भी रहती है, ठीक है ना। ओके, लेकिन बेटा देखो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो अगर हार आई है तो जीत भी होनी है, अगर दुख का समय आया तो खुशी का समय भी आना ही है। बोलते दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, है ना, रंग जीवन में नया लायो रे। ये होता है रिकवरी स्टेज में। मतलब रिकवरी स्टेज बोलते देखो यार, ट्रफ स्टेज आता है, डिप्रेशन आता है, पर कभी ना कभी जिंदगी में कभी ना कभी रिकवरी तो होनी ही होनी है। बोलते हैं कभी भी इकोनॉमी एक्सपांड नहीं हो सकती एंडलेसली, कभी भी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती एंडलेसली। बोलते हैं ट्रफ लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। बोलते हैं दिस रिवर्सेस द प्रोसेस, ये प्रोसेस को रिवर्स कर देता है। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं दिस रिवर्सेस द प्रोसेस, है ना। बोलते हैं क्या होता है प्रोसेस ऑफ रिवर्सल। बोलते हैं कि लोगों को जॉब से निकाल दिया था, अब जो लेबरर्स है ना वो बहुत टाइम से जॉब पे गए ही नहीं है। पहले उनको महीने का 10,000 रुपये मिलता था, अब लेबरर्स बोलते हैं सर जी प्लीज कुछ काम दे दो, मैं 3,000 में भी काम करने को रेडी, कुछ तो भी काम दे दो। आप समझ रहे हैं क्या बात? क्योंकि आप सोचो ना, जब घर पे कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है, खाना भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से कोई इनकम नहीं हो रही है। हम पहले 10,000 रुपये में काम करते थे, अब बोलते भैया 3,000 दे दो, उसमें भी चलेगा पर बस कुछ काम दे दो। बोलते हैं परवेजिव मतलब हर जगह इतनी बेरोजगारी थी, इट फोर्सेस द वर्कर टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस। वर्कर जो है ना लोअर वेजेस में काम करना चालू कर देते हैं। पहले जो लोग 10,000 ले रहे थे वो 3,000 4,000 में काम करने को रेडी हो गए। प्रोड्यूसर्स अब क्या सोचते हैं, अरे वाह, पहले जिन लेबरर को 10,000 देने थे उनको 3-4 हज़ार देने हैं, हमारा तो कॉस्ट कितना कम हो गया। अच्छा, इनपुट भी मार्केट में सस्ता मिल रहा है, चलो यार एक काम करते हैं वापस से बिजनेस, है ना। बोलते हैं प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट, कि यार चलो कॉस्ट कम रहेगा, और अभी ना धीरे धीरे जब कॉस्ट कम रहेगा ना हम और प्राइसेस कम कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो लोग लेंगे यार धीरे धीरे। बोलते हैं स्लोली बिजनेस कॉन्फिडेंस टेक्स ऑफ एंड फर्म स्टार्ट टू इन्वेस्ट अगेन इन द बिजनेस, है ना। धीरे धीरे स्टॉक बढ़ाना चालू करते हैं। बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। बोलते हैं देखो क्या होता है ना कि जब लोग इतने खाली बैठे रहते हैं ना घर पे, तब एकदम खुराफाती दिमाग चलता कि बोले चलो कुछ नया करते हैं, कोई ऐसी मशीनरी बनाते हैं जो और कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्ट बना के दे। तो ऐसे टाइमों में ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत होते हैं विच रिक्वायर्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अब नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है तो पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से लाए? तो लोग बैंक से पैसा लेके आएंगे, बैंक से पैसा लाएंगे, मशीनरी लाएंगे नई टेक्नोलॉजी वाली, इसको चलाने के लिए एम्प्लॉयज को लेके आएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे तो उनको इनकम होगी, सैलरी मिलेगी तो अब ये लोग धीरे धीरे चीजें खरीदना चालू करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड वापस से बढ़ना चालू होंगी, धीरे धीरे चीजों का प्राइसेस बढ़ेगा, धीरे धीरे अपने आप इकोनॉमी में क्या होगा, बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी। अपने आप डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से अब क्या होगा, वापस से इकोनॉमी हमारी अब एक्सपांशन स्टेज में आ जाएगी। एमसीक्यू आता है, डैश कॉजेस रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। याद रखेंगे, स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्परिंग मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ना हमारे इकोनॉमी में, जब सारे फर्म्स मिलकर इन्वेस्ट करेंगे पैसा अपने बिजनेस में और कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लीड्स टू रिकवरी इन द इकोनॉमी, और जिससे हम वापस से अब एक्सपांशन स्टेज में आएंगे और फिर से ये कहानी चालू हो जाएगी, यस बस धन्यवाद, आगे बढ़े। अब अगली बात आती है बेटा फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, पहले देखेंगे। बोलते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी ऑलवेज, है ना। मतलब बोलते हैं कि देखो ये ऐसा नहीं तो कि हर 2-2 महीने में, पहले 2 महीने एक्सपांशन 2 महीना पीक,
2 महीना कॉन्ट्रैक्शन, 2 महीना ट्रफ, 2 महीना एक्सपांशन, 2 महीना, ऐसा नहीं होता। बोले कि ये देखो ये फेजेस ऐसे ऐसे ये फेजेस आने तो है, लेकिन हर बार इनका ड्यूरेशन अलग हो सकता है। पिछली बार 3 महीने तक एक्सपांशन चला था, इस बार 1 साल तक एक्सपांशन चला। पिछली बार एक्सपांशन में इंटेंसिटी, पिछली बार एक्सपांशन में 5% जीडीपी बढ़ी थी, इस बार एक्सपांशन में 1% जीडीपी बढ़ी। तो इसका इंटेंसिटी, इसका ड्यूरेशन हमेशा वेरी कर सकता है। बोलते हैं द फेजेस सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार, डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी। बोलते हैं जनरली, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद आ रहा है चैप्टर 1 में बताया था कि जनरली बेटा बिजनेस साइकिल जो है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही देखने को मिलते हैं, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलते। और जैसे ही एक सेक्टर में एक्सपांशन आता है ना, धीरे धीरे बाकी सेक्टर में भी वो ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसा एमसीक्यू आएगा, कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा अफेक्ट होती है बिजनेस साइकिल से? बोलते हैं कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री आर डिसप्रपोर्शनली, ये ज्यादा अफेक्ट होती है किसकी वजह से? हमारे बिजनेस साइकिल की वजह से। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रोन है, मतलब कौन से सेक्टर में ज्यादा अफेक्ट होगा बिजनेस साइकिल का? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। एमसीक्यू आता है, विच सेक्टर इज मोर प्रोन टू बिजनेस साइकिल? इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन, है ना, जहां पे गुड्स सर्विसेज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना, मतलब जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर की बात हो रही है वो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन, वहां पे ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा अफेक्ट होगा बिजनेस साइकिल का। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एमसीक्यू आएगा, क्या हर बार एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, इनका हर बार क्या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? हर बार एक्सपांशन में जो पिछली बार हुआ था एग्जैक्टली वही चीजें होगी अगली बार? ऐसा जरूरी नहीं। बोलते हैं दे डू नॉट हैव, दे बिजनेस साइकिल डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉजेस। एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? बोलेंगे बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, सही है? नहीं, बिजनेस साइकिल डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आगे बोलते हैं रेपरकशंस ऑफ बिजनेस साइकिल ये बिजनेस साइकिल है, ठीक है ना रेपरकशंस ऑफ बिजनेस साइकिल गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट ये एमसीक्यू पूछा था, आप सोचो ये शब्द पे कि बिजनेस साइकिल के जो रेपरकशंस है ना, बिजनेस साइकिल के जो रेपरकशंस है ना, वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे एक साथ देखने को मिलता है ऐसा। तो इस पे ये डैश था, ये था डैश। बोलते हैं बिजनेस साइकिल के जो इफेक्ट्स है वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे एक साथ देखने को मिलते हैं, है ना। अच्छा, क्या सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने से आता है क्या एक्सपांशन? क्या सिर्फ प्रोडक्शन के गिरने से कॉन्ट्रैक्शन आता है? आंसर है नहीं, याद रखना है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से एक्सपांशन नहीं आता, प्रोडक्शन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस बढ़ेंगे, बैंक वाले ज्यादा लोन देंगे, सारी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के चेंजेस के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बोलते हैं बिजनेस साइकिल कंटेजियस होते हैं, एक सेक्टर में होता है बिजनेस साइकिल, तो एक सेक्टर में एक्सपांशन हुआ तो बाकी जगहों पे फैलता है। एक कंट्री में एक्सपांशन हो रहा है तो उसके इफेक्ट्स बाकी जगहों पे भी देखने को मिलते हैं, बाकी कंट्रीज में देखने को मिलते हैं जिनके साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन करते हो। बोलते हैं बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको बताया था ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कि बहुत से लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था ग्रेट डिप्रेशन में, इतना ज्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस साइकिल लोगों को, है ना। आगे फिर बात आती है इंडिकेटर्स बोलते हैं कि सुनना ध्यान से, अभी सुनेंगे, यस कमन। चलिए, बोलते हैं इंडिकेटर्स। बोलते हैं इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे संकेत इंडिकेटर्स होते हैं बेटा ऐसे संकेत विच आर व्हाट, विच आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। तो ऐसे संकेत विच आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, सॉरी बोलते हैं ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं हमें बिजनेस साइकिल के बारे में। बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल में कौन सा स्टेज आएगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कब टर्निंग पॉइंट आएगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इकोनॉमी के कुछ संकेतों को यूज करते हैं कि अगर इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है ना, अच्छा अगर ये हो रहा है तो एक्सपांशन आएगा, अच्छा ये हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, हमको पहले से तो पता नहीं चलेगा कब कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, कब एक्सपांशन आने वाला है, तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इकोनॉमी के कुछ इंडिकेटर्स को देख के बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो एक्सपांशन आएगा, अगर ऐसा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ऐसा। सो इकोनॉमिस्ट यूजेस चेंजेस इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर बिजनेस साइकिल एंड टू प्रेडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो आपको ये पूछता है ये किस चीज का डेफिनेशन है, तो ये जनरल डेफिनेशन दिया है, याद रखेंगे। दिस इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इंडिकेटर। नेक्स्ट, अब 3 प्रकार के हैं
एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, एक होता है को इंसिडेंटल या कॉन्करेंट इंडिकेटर। ध्यान देंगे, व्हाट इज लीडिंग इंडिकेटर, बोलते हैं कि पहले ही पता चल गया कि क्या होने वाला है, ये होता है लीडिंग इंडिकेटर। बोलते हैं इकोनॉमी में कुछ होने से पहले, इकोनॉमी में एक्सपांशन होने से पहले पता चल गया कि एक्सपांशन आने वाला है। इंडिकेटर दैट चेंजेस बिफोर या इंडिकेटर दैट चेंजेस प्रायर टू इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, इसे बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। जैसे एमसीक्यू आएगा, चेंजेस इन स्टॉक प्राइस, वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, है ना, बिल्डिंग परमिट फॉर प्राइवेट हाउसेस, डिलेड डिलीवरीज, ये सब क्या है, ये सब है इंडिकेटर्स, क्या, लीडिंग इंडिकेटर। इसका मतलब मैं रेगुलर क्लासेस बताता हूं, अभी मैराथन इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लैगिंग इंडिकेटर क्या है, कुछ होने के बाद पता चल रहा है, इकोनॉमी में एक्सपांशन स्टेज हो चुका है, फिर पता चला अच्छा पास्ट में एक्सपांशन था क्या। बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर दे रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, कि पास्ट में क्या हुआ था, दे आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो लीडिंग इंडिकेटर बताते हैं, लीडिंग ये बताते हैं कि क्या होने वाला है, ये बताते हैं कि क्या हो चुका है। तो लीडिंग इंडिकेटर बताते हैं ऑनसेट, ये ऑनसेट बताते हैं कि क्या कौन सा स्टेज चालू होने वाला है। तो लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म करते हैं। पहले समझो लीडिंग ने बोला था कि एक्सपांशन आने वाला है देखना, फिर बाद में कुछ समय गुजर गया, फिर हमने लैगिंग इंडिकेटर चेक किया तो पता चला अरे हाँ पास्ट में एक्सपांशन ही आया था। तो लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल, लैगिंग कंफर्म्स दीज ट्रेंड्स। इस पे एमसीक्यू आ सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट पूछेगा आपको, बोलेगा अनएम्प्लॉयमेंट, बोलेगा अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, प्राइम रेट, है ना। तो मार्केट में जब आप लोन लेने जाते हैं तो जिस रेट, जो कम से कम रेट में आपको लोन मिलता है उसका प्राइम रेट बोलते हैं। तो याद रखेंगे ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल है लैगिंग इंडिकेटर के। एंड आखिरी है को इंसिडेंटल या कॉन्करेंट इंडिकेटर, बोलते हैं ऐसे संकेत, ऐसे इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के संग संग चलते हो, बोलते हैं दीज आर द इंडिकेटर्स दैट कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट, दे डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये हमारे करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिस्क्राइब करते हैं कि अभी कौन सा फेज चल रहा है बिजनेस साइकिल में, वो बताते हैं लोग। तो जीडीपी का लेवल अगर बढ़ रहा होगा मतलब एक्सपेंशन चल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा मतलब एक्सपेंशन चल रहा है ना, लोगों की इनकम बढ़ रही है मतलब एक्सपेंशन चल रहा है, ऐसा। तो को इंसिडेंटल है ना, संग संग, याद रहा है ऐसा, संग संग। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में कि करंटली अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ को इंसिडेंटल इंडिकेटर। बस आगे बढ़े, नेक्स्ट बात आती है कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। एक होते हैं बेटा आपके इंटरनल कॉजेज, है ना। अच्छा मैंने ना मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लेना उसको, और उस पर हमारे सारे अपडेट्स आते रहेंगे क्लासेस के, ठीक है ना। ओके, सो बोलते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, एक होते हैं इंटरनल कॉजेस, एक होते हैं एक्सटर्नल कॉजेस, ठीक है ना। सो इंटरनल या एक्सटर्नल कॉजेस, इंटरनल कॉजेस होते हैं जो हमारे इकोनॉमी के इश्यूज की वजह से आए हो बिजनेस साइकिल। एक्सटर्नल कॉजेस मतलब हमारे इकोनॉमी ने कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आया। अब एक तो सवाल ऐसा आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बताओ इसमें से एक्सटर्नल कॉज क्या नहीं है, बताओ ऐसा। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, जैसे आपको बोला ऑप्शन ए, बी, सी और ये है डी। बताओ इसमें से 4 ऑप्शन में से एक्सटर्नल वाला क्या नहीं है, ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है क्या ब्रो? चलिए अब बात आती है सर इंटरनल या एंडोजिनस में क्या आएगा आपका। एंडोजिनस मतलब इंटरनल कॉजेस, इकोनॉमी के इंटरनल कॉजेस की वजह से बिजनेस साइकिल है, ऐसा बोलते हैं। अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ता है तो एक्सपांशन आता है, डिमांड गिरता है तो कॉन्ट्रैक्शन आता है। अगर बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, ज्यादा कैपिटल गुड्स खरीदेंगे तो ज्यादा मशीनरी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, एक्सपांशन। इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम, कॉन्ट्रैक्शन। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से भी क्या होगा बताइए, हमारा एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल अफेक्ट होता है। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो बिजनेस साइकिल बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो बिजनेस साइकिल गिरेगा, ऐसा है ना। आपने बचपन में पढ़ा होगा एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ऐसा कुछ याद रहा क्या आपको? ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। तो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी तो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट इसकी बात कर रहा है, दूसरा पॉइंट इसकी बात कर रहा है, और ये वाला पॉइंट इसकी बात कर रहा है। ये सब चीजें एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट कर रही है। चलो जान दो, जिसको ये चीज नहीं पता कोई बात नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखें, कोई बात नहीं। आगे फिर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हमें अफेक्ट करती है ना। तो इसमें देखो एक होती है एक्सपांशनरी पॉलिसी, एक होती है एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी, ठीक है ना। तो एक होती है एक्सपांशनरी पॉलिसी, एक होती है एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। बेटा इसका नाम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेटा एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है, करेक्ट, राइट। तो ध्यान दीजिए प्लीज। तो बोलते हैं
कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है? जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा हो और हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हम मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करते हैं, हम फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेस को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाओ। कैसे? बोले इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो बैंक से लोन कम ले पाएंगे। सो लोन कम होगा तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, डिमांड कंट्रोल में आएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है अगेन, तो या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो या दोनों कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब ऐसी चीजें करो जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। लोगों के पास ज्यादा का पैसा आ जाता है ना, तो वो एक्सेस डिमांड करते हैं जिससे इन्फ्लेशन आता है। तो लोगों के पास पैसा कम कैसे करें? बोले टैक्सेस बढ़ा दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इशू करो लोगों को, तो लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, वो हमको पैसा दे देंगे ऐसा, तो इससे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे होता है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, है ना। हमने बेटा ये कॉन्ट्रैक्शनरी को एंटी इन्फ्लेशनरी भी बोलते हैं, हम इसको एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपांशनरी मॉनेटरी, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? बोलते हैं जब इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, हम चाहते हैं कि एक्सपांशन आए, तब ये लगता है। बोलते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे ताकि लोग ज्यादा लोन ले सके, ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा चीजों को डिमांड करें, एक्सपांशन बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपांशन आएगा मतलब, ठीक है। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी कब लगाएंगे? जब इकोनॉमी में रिसेशन हो। तो हम रिसेशन है इकोनॉमी में, इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना है, तो ये करो या ये करो। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा बताइए? यहाँ पे हम टैक्सेस को कम कर देंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा इनकम बचेगी, डिमांड बढ़ाएंगे, एक्सपांशन आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्लासेस में बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ओके, क्या डरने के बाद ओके, तो एक बार जल्दी से ये करें माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट आता है मनी सप्लाई। बोलते हैं किसने बोला था कि मनी सप्लाई के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं? किसने बोला था कि बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फेनोमेनन? बोलते हैं हॉट ट्री मॉनेटरी। अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी। तो याद रखेंगे किसने बोला था कि बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फेनोमेनन, मनी सप्लाई के चेंजेस की वजह से बिजनेस साइकिल आता है। किसने बोला था? हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री। देन बात आती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बोलते हैं कि बिजनेस में एंटिसिपेशंस की वजह से ना, पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म की वजह से आते हैं। बोलते हैं अगर हमारे इकोनॉमी में लोग बड़े ही ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आज ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, फ्यूचर में एक्सपांशन आएगा। लेकिन अगर लोग बहुत पेसिमिस्टिक है फ्यूचर के लिए, अरे यार सेल तो गिरने वाला है, छोड़ो यार इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, जान दो यार, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं तो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ऐसा किसने बोला था? ये बोला था एसी पिगौ ने, कि एसी पिगौ ने बोला था कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी बिजनेस साइकिल आ सकते हैं। ये इंटरनल फैक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका? एक्सटर्नल फैक्टर में आता है वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ। याद रखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ में एक पॉइंट आता है कि अगर हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है हमारे इकोनॉमी में लोग ज्यादा तेजी से बढ़ रहे एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये क्या होता है? इससे हमारे इकोनॉमी में क्या आएगा? इससे हमारे इकोनॉमी में यस कॉन्ट्रैक्शन आता है। याद रखेंगे कैसे? अगर हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ रेट ज्यादा होगा पॉपुलेशन का, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इकोनॉमी, तो लोगों को ज्यादा पैसा लगेगा, लोग पैसा यूज करेंगे खुद के लिए, तो सेविंग कम करेंगे। और अगर सेविंग कम करेंगे तो क्या होगा बताइए? सेविंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, फ्यूचर में प्रोडक्शन कम होगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन आता है। याद रखेंगे वॉर के वजह से आता है बेटा क्या? कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन। लेकिन पोस्ट वॉर, वॉर खत्म होने के बाद जब हम चीजों को वापस से बिल्टअप करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में अब रिसेशन आता है, रिकवरी होती है इकोनॉमी में। डन है बात? ठीक है, तो बस इसमें इतना काम का था, आगे बढ़े। अब ये टेबल याद रखें यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद रखें। आपको पूछा कि एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं, किसने बोला था? ये बोला था बेटा कीन्स भाई साहब ने। इसमें से 1 मार्क का सवाल आना ही है, फिक्स है, फिक्स है। आप मुझे कमेंट करके बताना, 100% इसमें से 1 मार्क का सवाल आना है। नेक्स्ट आपको पूछा फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट के वजह से जो है के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं, किसने बोला था? अब आपके बुक में लिखा है एज पर सम इकोनॉमिस्ट। बोलते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोलते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला था ऐसा कि फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट की वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं।
लेकिन तो बुक में कुछ लिखा नहीं है नाम, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में पूछा था कि फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं, किसने बोला था, तो वहां पे उन्होंने कीन्स को टिक मारा है। तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो या एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड वाला पॉइंट हो, किसको टिक मारेंगे, जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स इनका नाम है। नेक्स्ट बोलते हैं एसी बिगाउ ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि बिजनेस साइकिल आते हैं एंटीसिपेशंस की वजह से। लोग अगर इकोनॉमी में लोग पॉजिटिव सोचेंगे फ्यूचर के लिए, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो एक्सपांशन आएगा। लोग अगर पेसिमिस्टिक रहेंगे इकोनॉमी में, नेगेटिव सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट बोलते हैं स्कम्पीटर, ओहो कितना इनोवेटिव नाम है, स्कम्पीटर, ओहो कितना इनोवेटिव नाम है। बोलते हैं कि इकोनॉमी में अगर इनोवेशन ज्यादा होगा तो एक्सपांशन आएगा, इनोवेशन कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ये बोला था स्कम्पीटर, तो याद रखेंगे स्कम्पीटर, ओहो कितना इनोवेटिव नाम है। तो इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी, स्कम्पीटर ने। नेक्स्ट निकोलस कल्डोर ने बेटा दिया था कॉब वेब थ्योरी, याद रखेंगे बस, कॉब वेब थ्योरी। कॉब वेब थ्योरी किसने दिया, निकोलस कल्डोर ने। यहां पे बोला जाता है द प्रेजेंट प्राइसेस इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर रेट, तो हमारे प्रोडक्ट की जो अभी के प्राइसेस है ना, वो हमारे फ्यूचर के प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाली, ऐसा इनका मानना था। इसमें पूरा वो डायग्राम होता है, हमारा कोई काम का नहीं है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। कॉब वेब थ्योरी किसने दिया, निकोलस कल्डोर ने। आखिरी हमारा बिजनेस साइकिल एक मॉनेटरी फिनोमिनन है, किसने बोला, मनी सप्लाई के चेंजेस की वजह से बिजनेस साइकिल आता है। अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, हॉट ट्री मॉनेटरी, तो हॉट ट्री ने बोला था ये चीज। आगे बोलते हैं कुछ ऐसे बेटा बिजनेसेस होते हैं जिनके फॉर्चून, जिनका सक्सेस, फॉर्चून मतलब जिनका सक्सेस इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसे बिजनेसेस जिनका सक्सेस इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रो करेंगे तो ही ये बिजनेसेस अच्छा करेंगे, इनको बोलते हैं बेटा साइक्लिकल बिजनेस। क्या बोलते हैं, साइकिल, याद रखेंगे एमसीक्यू आता है आपको। बोलेंगे फैशन रिटेलर, इलेक्ट्रिकल गुड्स, हाउस बिल्डर, रेस्टोरेंट, बोलते हैं ये सारी चीजें कब ज्यादा चलेगी, जब इकोनॉमी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो बाहर शॉपिंग करने जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदेंगे, मोबाइल लैपटॉप खरीदेंगे, नया नया घर बनाएंगे, बाहर रेस्टोरेंट्स में जाएंगे खाना खाने के लिए। तो ऐसे बिजनेसेस जिनका सक्सेस इज लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिकल बिजनेस। पर मुझे बताओ वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग डिटर्जेंट, क्या ये साइक्लिकल बिजनेस है, वॉशिंग डिटर्जेंट का बिजनेस नहीं, क्यों, अरे भैया जब एक्सपांशन रहेगा तभी कपड़े धोतेगा तुम, क्या कॉन्ट्रैक्शन में कपड़े नहीं धोतेगा ढोकलो है। तो वॉशिंग डिटर्जेंट ये एमसीक्यू आया था, क्या ये साइक्लिकल है, ये साइक्लिकल नहीं है, इसका सक्सेस इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से कनेक्टेड नहीं है। बोलते हैं मार्केट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आता है, तो मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा हो जाता है ना, तो सेलर होशियारी मारते हैं, कस्टमर को बोलते हैं तुम्हारे जैसे पाइली के 50 कस्टमर हैं, प्राइस ज्यादा देते गया तो बेचूंगा वरना नहीं बेचूंगा। तो व्हेन द डिमांड इज मोर देन सप्लाई इन द मार्केट, तब जो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है, तब जो महंगाई होती है उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लास्ट चीज देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है ना, खत्म हो रहा है, ध्यान दीजिए। बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, तो आपको एमसीक्यू आएगा डैश वाज रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट एंड द डीपेस्ट डिप्रेशन। क्या है बताओ आपका ग्रेट डिप्रेशन। एमसीक्यू आता है कि कीन्स भाई साहब के हिसाब से यूएसए में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, ये क्यों आया था, कीन्स ने क्या बोला था, एग्रीगेट डिमांड की बात है। एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, अरे जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतना डिमांड ज्यादा है ना, मतलब। तो कीन्स का मानना था कि ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो रहे थे, एग्रीगेट डिमांड कम थी चीजों की, इसलिए ये ग्रेट डिप्रेशन आया था, ऐसा कीन्स का मानना था। नेक्स्ट अगला आपको आ सकता है कि आईटी बबल बस्ट ये कब हुआ था, कौन से साल में, तो याद रखेंगे आईटी बबल बस्ट जो है ये सन 2000 में हुआ था। इसको हम .com बबल भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था ना कि इस समय पे बहुत सारी नई नई इंटरनेट बेस्ड कंपनी चालू हुई थी और सब लोग पागल हो गए थे, क्योंकि उस समय पे इंटरनेट एक बहुत ही नई चीज चालू हुई थी। तो हर एक कंपनी क्या बोल रही, अपने नाम के आगे ना .com लगा देती थी, अपने नाम के आगे .in लगा देंगी, है ना, अपने नाम के आगे ई लगा देंगी। ई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक। सिर्फ नाम को इतना सा ट्वीक करके स्टॉक मार्केट में शेयर्स को लिस्ट करेंगे और दनादन लोग ऐसे स्टॉक मार्केट में लोग जो है ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीदते जा रहे थे, क्योंकि लोग पगला गए थे, लोगों को लग रहा है भाई साहब बस इंटरनेट ही नेक्स्ट चीज है, इंटरनेट नेक्स्ट, सब लोग पूरे पागल हो गए इंटरनेट के लिए, है ना। हाँ, और ये जो कंपनीज है ना ये बहुत फ्री सर्विसेज तब प्रोवाइड कर रही थी, तो दनादन लोगों को मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये कंपनी ने पैसा चार्ज करना चालू किया, ऐसी कंपनीज ने, इनका सेल होगा दन्ने से खत्म है? लोगों ने इनके सर्विसेज को सब्सक्राइब ही नहीं किया। अब जो कंपनीज का इतना ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ गया था, उसका सेल ही नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहा। अरे भाई साहब पता चला कि क्या बताइए, ये पूरा बबल मतलब क्या, बबल क्या होता है,
वो दिखता बड़ा है पर अंदर कुछ होता नहीं वैसा। तो शेयर प्राइस जो 10 रुपये होनी चाहिए थी शेयर की, वो हो गई है 500। अब ये जो 490 की जो प्राइस बढ़ी है, ये दिख रही है बढ़ी हुई, पर इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है एक्चुअली, है ना। तो ये बबल हो गया बस्ट, और दन्न से प्राइसेस सारे ऐसी कंपनीज का दनादन दनादन गिरना चालू हो गए। ये हुआ था आईटी बबल बस 2000 में, जैसे .com बबल भी बोलते हैं। आगे बढ़े, लास्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जो 2008 या 9 में आता है, हुआ था। इसको हम सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं। इसमें लेहमैन ब्रदर्स का एक केस स्टडी था, मैंने आपको क्लासेस में बताया था। यहाँ पे बस आप इतना याद रखें, ये 2008 में आया था, ये रिसेशन था, ठीक है। और यहाँ पे ये हाउसिंग बबल बस्ट हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हाउसिंग बबल बस्ट बोलते हैं। तो आईटी बबल बस्ट कब आया? 2000 में। हाउसिंग बबल बस्ट कब आया? 2008 में। बस इतना इसमें याद रखें, ठीक है ना। सो मैंने जो आपको बोला था वो हो चुका है, ठीक है ना। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। और सीए फाउंडेशन के बाद भी आएंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे हमारे सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में, राइट। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर ज्वाइन करें फॉर ऑल दी अपडेट्स।